बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 21st चैप्टर ऑफ सेकेंड क्लास का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट बायोपॉलीमर्स को स्टडी करेंगे, विच आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री इज अ हाइब्रिड साइंस। अगर हम डिफाइन करें, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with studying various biomolecules that occur in living cells and the organism and their chemical reactions। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोकेमिस्ट्री उन रिएक्शंस को डील करते हैं विच आर occur in the living bodies, living organism। तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा है बायोकेमिस्ट्री का। So all the living organism undergo changes due to large organic compounds called macromolecules। तो ये सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, they make the macromolecules by combining very small units। They are called as monomers। So four main types of macromolecules control all activities in the body। तो हमारी बॉडी के अंदर चार मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो आज हम एक अहम टाइप पढ़ेंगे विच इज द कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले हम कहते थे कि दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जनरल फार्मूला CnH2ON। So they are generally called as the hydrates of carbon। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, they have the aldehyde group और the quinone group और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसमें से मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सबसे सिंपल जो मोनोमर्स हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स मीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स which do not hydrolyze to simpler units, they are called as the monosaccharide। For example, glucose, fructose, they are not going to further hydrolyze। तो ये इसको बोलते हैं they are the monosaccharides। तो काफी सारे monosaccharides मिलके फिर हम कहते हैं oligosaccharides and they make the polysaccharide। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन यूनिट्स है उसको हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो उसमें से बड़ी दो वेरी कॉमन एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में वी हैव 5 OH, 1 2 3 and 4 and 5 and they have the aldehyde group। तो इसको बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं तो उसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे हम कहते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 में OH राइट साइड पर है, कार्बन नंबर 3 में OH लेफ्ट साइड पर है, कार्बन नंबर 4 में OH राइट साइड पर है और 5th में OH राइट साइड पर। हम जिसको ग्लैक्सोस D बोलते हैं वो हम इस 5th की बेस के ऊपर होता है जिसको OH राइट साइड पर है। तो ये इसका फीचर प्रोजेक्शन है। तो आपने इसी तरीके से इसको याद करना है। तो इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ओपन चेन में एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक चेन में, साइक्लिक की फॉर्म। तो अब ये कैसे ओपन से साइकिल में कन्वर्ट होता है, अमूमन ये पेपर में आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो इसको अगर मैं जरा साइकिल की फॉर्म में अरेंज करूं तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है और ये 6 है। तो वो जो ग्रुप राइट साइड पर होगा वो हम उसके नीचे लिखते हैं और वो ग्रुप जो लेफ्ट साइड पर होता है वो हम उसको अप साइड पर लिखते हैं। जैसे कार्बन नंबर 2 में OH राइट साइड पर है तो उसको मैं डाउन लिखूंगा। कार्बन नंबर 3 में OH लेफ्ट साइड पर उसको मैं अप लिखता हूँ। कार्बन नंबर 4 में OH राइट साइड पर है तो ये नीचे लिखेंगे। और 5th में देखा जाए तो OH, CH2OH और H है। तो इसलिए इसका कॉमन वे है कि हम इसको CH2OH को अप साइड पर लिखेंगे और OH जो है वो राइट साइड पर होगा। तो कार्बन नंबर 5th का ऑक्सीजन इट विल अटैक ऑन द कार्बन नंबर 1 मीन कार्बोनिल। तो यहाँ से जब इस पे अटैक होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो ये साइकिल फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से
तो यहाँ से H जो है O के पास आएगा एंड वी विल मेक दिस साइकिल। अब ये कार्बन नंबर 1 है, इसका मतलब इसका एक H होगा और एक OH होगा। अगर ये OH लेफ्ट फॉर्म नीचे होगा तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर ये OH ऊपर हो तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है। तो आप देखेंगे इसमें जो सेकंड नंबर कार्बन था उसमें OH डाउन है, थर्ड में OH अप है, फोर्थ में OH डाउन है। तो ये इसकी अल्फा डी ग्लूकोज है। सिमिलरली दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। तो सेकेंडली जो हमने कहा जो मोनोसैकेराइड फ्रुक्टोज है, दोनों का फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर का फर्क है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है ये स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो अब इसमें क्या होगा, तो ये हमारे पास इसको कहते हैं, अब इसमें अगर मैं OH देखूं तो 1 2 3 4 और 5, सो दिस इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल which is the carbon number 2 and now it will make the 5 member ring। तो ये कार्बन नंबर 1 है CH2। अब इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो ये OH आ जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 में OH अप है, कार्बन नंबर 4 में OH डाउन है, और कार्बन नंबर 5 में फिर CH2OH। तो ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इस तरह अमूमन पेपर में आ जाता है कि ड्रॉ द ओपन चेन एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। Disaccharide, so carbohydrate molecule which upon hydrolysis form 2 to 10 units of simple sugars, monosaccharides। तो जिस तरह मोनोसैकेराइड्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक यूनिट बनाएंगे उसको हम डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें से मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं, 2 to 10 मोनोसैकेराइड, जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो जो सुक्रोज होता है उसका फार्मूला हमें पता है C12H22O11। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो उसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकलता है और एक मॉलिक्यूल उसमें से फ्रुक्टोज का निकलता है। इसका मतलब है जो सुक्रोज है, जो चीनी हम खाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। जो लैक्टोज है उसका भी यही फार्मूला है, लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज होता है दो, एक मॉलिक्यूल लैक्टोज का निकलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का निकलता है। अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं, the carbohydrates producing a large number of monosaccharides on hydrolysis, they are called as the polysaccharide। mean the polysaccharides है ये bigger polymer है which is made up of smaller units, monosaccharide से मिलकर बना हुआ है। so for example starch है, cellulose है। तो ये कुछ टेबल दिए हुए monosaccharides हैं, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज। so they all are the monosaccharides, they combine and make the disaccharide। so sucrose, maltose and lactose, starch, glycogen and cellulose, they are the polysaccharide, mean it is a combination of large number of monosaccharide units। functions of carbohydrates बड़े important यहाँ लिखे हुए हैं। the main function of the carbohydrates are given, they spare protein so the protein can concentrate on building। तो इसलिए प्रोटीन्स का जो रोल है बिल्डिंग में, उसमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज instead of being used up as energy source। For fat to be metabolized properly, carbohydrates must be present। तो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है, अगर कम होंगे तो उससे इफेक्ट हो सकता है। Similarly, carbohydrates are necessary for the regulation of the nerve tissues and is the only source of energy for the brain। Certain type of carbohydrates support the growth of healthy bacteria in the intestine for the digestion। Some carbohydrates are high in fiber, which help prevent constipation and lowers the risk for certain diseases such as cancer, heart disease and diabetes। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए हम कहते हैं कि फाइबर, जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं नहीं फाइबर इस्तेमाल करें, तो जो आटा है हम कहते हैं नहीं फाइबर होना चाहिए। तो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट बायोपॉलीमर दैट इज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन दे आल्सो इट्स अ पॉलीमर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते जाएं तो दे मेक अ प्रोटीन। सो मॉलिक्यूल which yield amino acids on complete hydrolysis, they are called as the proteins। So proteins are the basis for the major structure components of animals and human tissues। तो हमारे पास the proteins are the natural polymer molecule
consisting of amino acid units. The number of amino acids in protein may range from 2 to several thousands. तो चार इसकी टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. एक को हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स, सेकेंडली कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, नंबर थर्ड है हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन. तो तीन टाइप्स है हमारे पास. तो सिंपल, so these proteins on hydrolysis yields only amino acids or their derivatives, for example albumins, globulins, glutenins and histones. दूसरा है conjugated, so those proteins which are attached or conjugated to some non-protein group which is called as the prosthetic group. और तीसरा है derived, so those proteins which are derived from simple or conjugated proteins. उसको हम बोलते हैं, जब for example proteins लिखा हुआ है या peptides है, they are called as the derived proteins. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास चार टाइप के स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स के. प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो सिंपल जब हमारे पास अमीनो एसिड्स मिलते हैं सो दे मेक अ लॉन्ग चेन, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर ज्यादा अमीनो एसिड मिल जाएंगे, बड़ी चेन बनेगी, सो दे विल स्टार्ट कॉइलिंग, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो पेप्टाइड्स चेन मे एक्वायर स्पाइरल शेप और मे बी प्रेजेंट इन द zigzag manner. इसके अंदर जाहिर जब कॉइलिंग होगी सो दे मेक सम काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर. तीसरी टाइप है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब ज्यादा अमीनो एसिड मिलेंगे सो ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट विल शो द टर्शियरी स्ट्रक्चर. और अगर इससे ज्यादा और कॉइलिंग होगी, दैट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, मींस 4. सो दिस इज द फोर्थ फेज इन द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन्स. तो ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शियरी, एंड दैट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. So a variety of the bonding interactions include hydrogen bonding, salt bridges, and disulfide bonds hold the various chains into particular geometry. तो कुछ अमीनो एसिड में सल्फर बॉन्ड होता है, so they make the disulfide bond with each other. और आखिरी यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूँ तो एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का. इसको अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं कि दे हैव द अमीनो ग्रुप एज वेल एज द कार्बोक्सिल ग्रुप. तो ये जो कार्बन है हमारे पास, इसकी एक साइड पे NH2 लगा हुआ, एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच, सो दैट इज कॉल्ड एज द अमीनो एसिड. तो इस कार्बन के साथ यहाँ पर H है और ये R है. तो इस R ग्रुप की चेंज करने से हमारे पास नया अमीनो एसिड बन जाता है. तो अब दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड. तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और इस अमीनो में से H, it remove the water molecule and they make a new bond. This is called as the peptide bond. इसको हम बोलते हैं dipeptide. So proteins are involved in such process as food digestion, cell structure, catalysis, movement, energy manipulation and much more. तो हम कहते हैं catalyst जो enzymes होते हैं, they are also proteins. There are about 20 to 22 common amino acids found in most proteins. All but one of these small molecules have the same common structure, but varies in the nature of one chemical group, जिसको हम R बोलते हैं. Amino acids are joined together in long chains, which is called as the polypeptide. तो अगर हम समरी की बात करें तो आज हमने दो important biopolymers को डिस्कस किया है, which is the carbohydrates as well as the proteins. तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो हमें सेंड करें, हम इसको डिस्कस कर लेंगे. थैंक्स.